ओके गाइस, अब चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कनेक्टिविटी में। ये सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन ही है। एक बार फिर भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। कहीं पे भी देखो, चेक करो क्वेश्चन में कहीं लिखा है कोई पार्टनर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो रहा है। आप आराम से प्लीज चेक कर लो कि इंसॉल्वेंसी की वजह से तो डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है ना। एक बार आप चेक करो प्लीज, सब लोग। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है क्या यहाँ पे? अमित, सुमित, कुमार में से कोई भी? नहीं सर। तो पढ़ते हैं। अमित, सुमित, कुमार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. The partners decided to dissolve the partnership on 31st March 2022 when their balance sheet was as under. बैलेंस शीट हमारे को यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आगे का बाद में पढ़ेंगे कार्यक्रम। ठीक है, बनाना क्या क्या है वो हमने बना ही दिया फॉर्मेट सारे। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए अपन ने। अब अपन सबसे पहले बताओ क्या काम। सबसे पहले क्या काम? बैलेंस शीट को खाली कर दो। क्या कर दो? बैलेंस शीट को खाली कर दो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, कितना बुक डेट्स कितना जाएगा? 6,000 पूरा जाएगा। स्टॉक, तो यहां तक के देखो, ये 1 2 3 4 5 6 असेट मुझे फटाफट से ट्रांसफर करवाओ रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। आ जाओ, लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। यार जगह कम नहीं पड़ जाए, मैंने छोटा बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। चलो कोई नहीं। टू लैंड एंड बिल्डिंग टू कितना है सर? 1,35,000। आगे बताते जाना भाई। टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000। टू फर्नीचर कितना है? 25,500। टू इन्वेस्टमेंट 15,000। टू बुक डेट्स 60,000। टू स्टॉक कितना है? 36,000। ओके, ये असेट्स हमने कर दिए ट्रांसफर। अभी प्रोविजन बचा है, अब इसमें देखेंगे बैंक वाला कहाँ जाएगा। बताओ बैंक कहाँ जाएगा, बैंक कहाँ जाएगा, बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, असेट साइड में दिया है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई? 13,500। ओके, और अपने असेट साइड में एक और है, ये कैपिटल विड्रॉ कर रखी है कुमार ने, तो ये कहाँ से कम करेंगे इसकी? कैपिटल में से कम करेंगे ना, ड्राइंग से। तो एक काम करते हैं, पहले पार्टनर्स की कैपिटल अपन यहाँ पे उतार देते हैं, या फिर इसको आप डेबिट साइड पे उतार दो, एक ही बात है। मतलब एक तरह से ये डेबिट बैलेंस दिया है कुमार का, और अमित और सुमित का क्रेडिट बैलेंस दिया है, या तो ऐसे कर लो। मतलब इसको ओपनिंग बैलेंस ही मान लो, बैलेंस शीट में है ना, तो इसीलिए एक काम करते चलते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल पे। अमित और सुमित की तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है? 55,200 सेम है। और कुमार में 232,400 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अभी प्रोविजन बचा है, ध्यान रखना है ना, प्रोविजन बचा है। तो ये किसके साथ ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटीज के साथ। किसके साथ? कम ऑन, लाइबिलिटीज के साथ। तो बताओ कौन कौन सी लाइबिलिटी? हाँ, क्या लिख दूं? हाँ हाँ, सारी लिख देंगे ना, क्या होगा, तो एक साथ जाएगी तो। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और अपने कुमार का लोन। कुमार कौन है? कुमार तो पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट तो हम तो यहाँ पे अलग से बनाएंगे, तो इसको भी एक बार रहने दो। लोन फ्रॉम डी, डी तो बाहर का आदमी है, डी बाहर का आदमी है। प्रोविजन हो गया एक लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। ये पांच को आप एक बार ट्रांसफर करवाओ। ठीक है, पांच चीजों को ये ट्रांसफर करवाओ रियलाइजेशन में। एंट्री का हो जाएगी सर, ये क्रेडिटर लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी है डेबिट हो जाएगी, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो अपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आएगा। किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्या क्या लिखेंगे भाई, लिखवाओ फटाफट। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ही है 6,000। हाँ, और क्या है जी? बाय लोन फ्रॉम डी
कितना है? 1,20,000। ट्रेड क्रेडिटर 30,000। बिल्स पेबल 12,000। और बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। ओके। अब क्या क्या बच गया भाई साहब? अब सर दो अकाउंट बचे हैं जो खाली करने बाकी हैं, जर्नल रिजर्व और एक कुमार नोल। तो जर्नल रिजर्व तो इजी है, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। चलो आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। है कितना टोटल अमाउंट? 61,500 को 2:2 में बांटो भाई। 24,000 और 12,300। ये जनरल रिजर्व का भी खात्मा कर दिया। अब एक बचा है सिर्फ, कौन सा? कुमार का लोन। अब कुमार का लोन आप चाहो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके वहां से पेमेंट कर दो, या फिर सबसे बढ़िया सेफ ऑप्शन क्या है कि पार्टनर का लोन होता है तो उसका एक सेपरेट अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर दो, क्योंकि उसकी पेमेंट की प्रायोरिटी कौन सी ऑर्डर में होती है? सेकंड। चलो तो अपन बनाते हैं एक अकाउंट यहाँ पे। पूछा तो नहीं है बट मैं अलग से बना रहा हूँ वर्किंग नोट के हिसाब से। बता दूंगा ना मैं तो, वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा और एग्जाम में नहीं बना के आओगे अलग से आप। अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो फिर नंबर कट जाएगा आपका। कुमार्स लोन अकाउंट। ज्यादा बड़ा मत बनाना इसको, 4 लाइन का बनेगा बस। पेमेंट तो करना ही है ना इसको। चलो कुमार लोन में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वही ब्रॉट डाउन करेंगे। किस साइड पे आएगा? डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ट्रांसफर तो कर नहीं रहे, इसका अलग से अकाउंट बना रहे हैं। 15,000। ये बताओ यहां तक सेट है क्या? अरे बोलो भाइयों बहनों, इजी। बताओ अभी तक क्या किया है? बैलेंस शीट को खाली कर दी, सॉर्टेड हो गया, एक काम इजी। आगे चले, चलो भाई पढ़ते हैं आगे। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। बताओ भाई बताओ। तो बोल रहे रियलाइजेशन का एक्सपेंस तो साहब 18,000 रुपए का है, पर उसमें से 3,000 रुपए किसने भुगते? भुगत लिया। बॉन्ड मतलब भुगत लिया, मतलब पेमेंट कर दी। किसने पेमेंट कर दी? 3,000 अमित ने। अमित कौन है? पार्टनर है। एंट्री बताना जरा इसकी। तो रियलाइजेशन अपना खर्चा तो 18,000 था ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट में तो 18,000 जाएगा पूरा। अमित ने जितना दिया वो तो अमित की कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्योंकि खर्चा तो फर्म का था, अमित ने दिया तो अमित की कैपिटल बढ़नी चाहिए। और बाकी बचा पेमेंट अपन ने दिया होगा बैंक से, तो टू बैंक 15,000 आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। चलो पोस्ट करवाओ। रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाओ फटाफट से। हाँ क्या लिखें? टू अमित कैपिटल 3,000 और टू बैंक 15,000, और दोनों के ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब और कहां चले? अमित की कैपिटल में क्रेडिट साइड और बैंक में भी क्रेडिट साइड। लगे हाथों चलना, लगे हाथों, वरना गलती हो जाती है भाई। तो अमित की कैपिटल में क्रेडिट साइड आ गया, बाय रियलाइजेशन लिख रहा हूं। 3,000 बढ़ा दिए एक्सपेंसेस के वजह से, और बैंक में क्रेडिट साइड में आ रहा हूं बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सपेंसेस 15,000, 15,000। आई होप यहां तक क्लियर, इजी, एक एक चीज क्लियर है। आगे चलते हैं सर। अब बोल रहा है सर ये कि जो
क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, वो फर्नीचर है अपने पास, तो 12,000 का फर्नीचर बुक्स में जो था ना, बुक्स में कितने का फर्नीचर था मेरे पास वैसे बाय द वे, 25,500। उस 25,500 में से 12,000 का फर्नीचर वो अगला कितने में लेके जा रहा है, 10,800 में, 10,800 में। तो अपने क्रेडिटर कितने रुपए से कम होगा, 12,000 से या 10,800 से, 10,000। पक्की, श्योर है ना, क्लियर है। अब देखो मैं ना कनेक्ट करूंगा, एक बार मुझे ये बताओ रिमेनिंग फर्नीचर का क्या हुआ। अच्छा, बोल रहा है कि वो भी कुमार लेके जा रहा है, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिमेनिंग क्रेडिटर का क्या हुआ, रिमेनिंग क्रेडिटर का क्या हुआ, उनको अपन ने पेमेंट कर दिया, वो भी 6.25% के डिस्काउंट पे। तो मैं यहाँ पे दो वर्किंग नोट बनाना चाहता हूँ, एक तो क्रेडिटर की स्थिति को समझने के लिए और एक फर्नीचर की स्थिति को समझने के लिए। समझ में आ रहा है ना, दो अलग अलग वर्किंग नोट यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक तो वर्किंग नोट फॉर क्रेडिटर, एक वर्किंग नोट फॉर फर्नीचर। आ जाओ बनाते हैं, देखो थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा उससे अपने को। तो वर्किंग नोट नंबर 1 तो अपन ने बना लिया था, कुमार का लोन हो गया यहाँ पे, तो वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखो, वर्किंग नोट 2 का हेडिंग लगा दो आप, फर्नीचर। फर्नीचर का तो कुछ बट ही नहीं रहा ना, लेके जा रहा है लोग बाग उसको, फर्नीचर ले ही जा रहे हैं लोग बाग, इसका तो पेमेंट तो आ ही नहीं रहा, तो फर्नीचर टेकन ओवर। ठीक है, अब मैं यहाँ बना रहा हूँ फर्नीचर टेकन ओवर के साथ साथ नोट नंबर 3 बनाओ। नोट नंबर 3 में बना के अपन क्या निकालेंगे बताओ, कि अपन ने कितना पेमेंट किया है, किसको, क्रेडिटर को, क्योंकि भाई कुछ वैल्यू का तो फर्नीचर लेके जा रहा है और बाकी का पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ नोट नंबर 3 हेडिंग लिख दो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। वही तो निकालना है नोट बना के, कितना पेमेंट करेंगे। ठीक है भैया, अब मुझे बताओ कि कितनी बुक वैल्यू का फर्नीचर था, टोटल टोटल। एज पर बैलेंस शीट 25,500। ठीक है, अब कितने का फर्नीचर क्रेडिटर ले गया, नहीं सर गलत जवाब, कितने का फर्नीचर क्रेडिटर ले गया, 12,000। कितने में ले गया वो तो वो जाने भैया, मेरा तो फर्नीचर कितना कम हो गया, 12,000 कम हुआ ना। हेलो, मेरा फर्नीचर कितना कम हुआ, 12,000 का, कुछ समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ इस नोट में लिखूंगा, लेस बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, 12,000। तो मेरे पास रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी बच गई फर्नीचर की, 13,500। ये काम तो मैंने फर्नीचर करा यहाँ तक। अब मैं यही बात चलता हूँ साहब, क्रेडिटर में जा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, अब क्रेडिटर में आ जाओ एक बार आप सभी। तो बताना भाई क्रेडिटर का कितना ड्यू था, ड्यूज ऑफ क्रेडिटर कितना था भाई, कम ऑन।
30,000। अब मुझे कितने का फर्नीचर लेके गया उससे मतलब क्रेडिटर में कम करना है, या कितने में लेके गया उससे मतलब? भाई अगला कितने का ही सामान ले जाओ, वो बोला मैं तो 10,800 लूंगा दूंगा इसके, मैं तो 10,800 मानूंगा इसमें। आप भले मुझे 1 लाख का सामान दे दो, पर मैं तो इसकी कीमत कितनी आंक रहा हूँ? 10,800। तो मैं तो मेरे 10,800 का क्लेम ही पूरा होगा, मैं तो यही मान रहा हूँ, है कि नहीं? फर्नीचर भले आपके लिए होगा 12,000, मेरे लिए 12,000 नहीं है वो। मैं तो कितनी वैल्यू लगाई उसकी? 10,800। तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी कम होगी 10,800 से? यस और नो? तो लेस करो। फर्नीचर टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू 10,800। बताना कितना बचा? 19,200 रिमेनिंग क्रेडिटर्स। यहां तक आया? अरे बोलो, क्लियर एकदम यहां तक? अब मेरी बात सुनो। 12,000 का फर्नीचर 10,800 में ले गया क्रेडिटर। ठीक है। फर्नीचर को हम ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर चुके थे? रियलाइजेशन में। क्रेडिटर को भी ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर चुके थे? रियलाइजेशन में। क्या क्रेडिटर को पेमेंट देना पड़ा? नहीं। क्या 12,000 के फर्नीचर कुछ मिला? नहीं। तो एंट्री का भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कोई एंट्री करेंगे इसका? जब भी कोई असेट, कोई भी अपनी लायबिलिटी लेके चला जाता है ना, हेलो, तो उसकी कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असेट्स बुक्स में जिंदा ही नहीं है और वो लायबिलिटीज बुक्स में जिंदा ही नहीं है। म्यूचुअली उन्होंने क्या करा, असेट्स लेके चले गए, लायबिलिटीज को सेटल कर ली, पे ऑफ कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? तो वो 12,000 के फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं करनी, 10,800 के क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं करनी। आया कि नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? क्यों नहीं होनी बताओ? सर देखो, जैसे मान लो अगर फर्नीचर 10,800 में बिकता, क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,800। और क्रिएटर को भी 10,800 मान लो पेमेंट कर दिया होता अपन ने कैश में, तो क्या एंट्री होती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,800, 10,800। नेट एंट्री का भी जीरो। नेट एंट्री का भी जीरो। कुछ करना ही नहीं है। कुछ समझ रहे हो क्या? तो जब भी कोई अपनी लायबिलिटी, अपना क्रेडिटर अपना असेट लेके चला जाता है अपनी लायबिलिटीज के क्लेम को सेटल करने के लिए, तो हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई पार्टनर ले जाता मेरा क्रेडिटर, तो फिर मुझे एंट्री पास करनी होती, क्योंकि मैंने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ पार्टनर फर्नीचर ले जाता तो बताओ क्या एंट्री होती? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? पार्टनर मेरे क्रेडिटर का पेमेंट करे तो क्या एंट्री होती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बट यहाँ तो मेरे उस क्रेडिटर ने फर्नीचर लिया है जो मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर चुका हूं। समझ में आ रहा है क्या? तो ना तो बुक्स में क्रेडिट जिंदा है, ना बुक्स में फर्नीचर जिंदा है, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री हमने नहीं करी। आया समझ में? आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर है यहां तक? चलो अब पढ़ते हैं आगे का पार्ट। अब बताना भाई, जो रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर है उनको पेमेंट कर रहे हैं या उनको भी नहीं कर रहे हैं? उनको भी नहीं कर रहे होते तो कोई एंट्री नहीं होती, पर उनको तो पेमेंट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं बोलो? तो बोला रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%। तो बताना जरा नोट नंबर 3 में आके, डिस्काउंट कितना मिला हमें? हालांकि हम डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं कर रहे, पर ये तो पता लगाए पेमेंट कितना कर रहे हैं, उसके लिए डिस्काउंट माइनस तो करना पड़ेगा। 19,200 का कितना परसेंट? 6 पॉइंट कितना आ रहा है? 1,200। तो बताइए मेरे भाइयों बहनों, कितना पेमेंट अपन ने क्रेडिटर को एक्चुअल में किया है? अब इसकी भी एंट्री नहीं होगी, इसकी तो होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। क्या एंट्री होगी?
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आया? अरे यार नहीं आया, आया कि नहीं आया? आ गया श्योर एकदम? आ जाओ पोस्ट करते हैं इसकी एंट्री को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सुनो, और लाइबिलिटीज वैसे भी बहुत सारी है, तो उनका पेमेंट करेंगे तो टू बैंक बार बार करना पड़ेगा, तो मैं एक बार यहाँ टू बैंक लिख रहा हूँ और यहीं पे ही इंटरनल पार्ट में बता रहा हूँ भैया क्रेडिटर को इतना पेमेंट करा, तो क्रेडिटर का पेमेंट अभी अपन ने करा 18,000। आप चाहो तो सब लाइबिलिटीज के पेमेंट की अलग अलग एंट्री कर दो, मैं इकट्ठी कर दूंगा ना भाई, सब सारी लाइबिलिटीज पेमेंट तो करना ही है। तो मैंने एक बार इंटरनल कॉलम में लिख दिया। अब मेरी बात सुनना, मैं इस एंट्री को अभी बैंक अकाउंट में पोस्ट नहीं कर रहा, सारे अकाउंट सारी लाइबिलिटी चुका देंगे ना अपन, उसके बाद इकट्ठा बैंक में क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। क्लियर है ना, समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है क्या? मैंने एक बार यहाँ इंटरनल कॉलम में लिख दिया। ओके, उससे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फर्नीचर का क्या किया उसकी बात चलाओ। फर्नीचर का किया, बचा कुचा फर्नीचर क्या किया, कुमार ले गया, वो भी कितनी वैल्यू पे? जो बुक वैल्यू बची है ना उसके 90% पे कुमार लेके गया भाई साहब, उसके 90% पे लेके गया है। तो बताओ फर्नीचर कितना बचा था अपने पास में? 13,500। कुमार कितने पे लेके जा रहा है? 10% कम में, 10% कम में। तो मैं लिख रहा हूं लेस 10%। कितना आ रहा है? अब बताओ कितना आ जाएगा फाइनल पेमेंट? 12,150। और 12,150 बताइए क्या आ गया? ये क्या आ गया बताओ, ये क्या आया है? ये जो फर्नीचर कुमार लेके जा रहा है उसकी अग्रीड वैल्यू आ गई। क्या आ गई? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू ऑफ फर्नीचर टेकन ओवर बाय कुमार। 12,150 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फर्म ने कुमार को बोला कुमार जो तू फर्नीचर लेके जा रहा है ना वो 13,500 का है हमारी बुक्स में। कुमार ने बोला मुझे 13,500 से को लेना देना नहीं है, मैं तो 13,500 के फर्नीचर की क्या वैल्यू लगा रहा हूँ? 12,150, 12,150। सो कुमार इज जस्ट कंसर्न विद 12,150। क्लियर है क्या? तो बताओ कुमार की कैपिटल को कितने रुपए से कम करोगे? 12,150। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसकी तो होगी, इसकी भी नहीं होगी? इसकी तो होगी सर। तो आ जाओ रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय कुमार। बाय कुमार्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फर्नीचर टेकन ओवर। और सुनो, रेफर कर देना वर्किंग नोट नंबर 2। रेफरेंस तो दोगे ना भाई? और यहां जहां पे क्रेडिटर का अपन ने लिखा 18,000, यहां पे भी रेफरेंस डाल देना वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर? परफेक्ट एकदम। आगे चलो। अब बोल रहे हैं कि जो और मेरे बाकी बचे हुए असेट्स थे उनका क्या हुआ, बता दे भाई, तुम बता दो। तो बोल रहा है कि स्टॉक रियलाइज हुआ है बुक वैल्यू के 120% पे। ठीक है, बुक डेट्स में 12,000 तो डूब गए और बाकी के पूरे मिल गए। लैंड एंड बिल्डिंग में 1,65,000 मिल गए। तो सर और इन्वेस्टमेंट को अमित ले गया, तो इन्वेस्टमेंट का भी कार्यक्रम बाद में देखेंगे। पहले आप मुझे स्टॉक, बुक डेट्स और लैंड और बिल्डिंग का बताओ। अच्छा सुनो, उससे पहले एक काम तो करते हैं, उससे पहले कुमार को डेबिट में पोस्ट तो कर दे, वरना फिर बाद में भूल जाएंगे भाई। वो कुमार लेके गया ना फर्नीचर, उसके डेबिट में एक बार पोस्ट तो कर दे। चलो, अब एक बार असेट्स की रियलाइजेशन की एंट्री बता दो। असेट्स की रियलाइजेशन की एंट्री क्या होगी? असेट्स की रियलाइजेशन की एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके। तीन एसेट का बता रहा है, अभी ध्यान रखना ना। तो किस साइड पे लिखूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन किस साइड में लिखूं? क्रेडिट साइड। क्या लिखूं? बाय बैंक अकाउंट। पर अब तीन बार थोड़ा लिखूंगा यार, एक बार लिख दिया बाय बैंक। अब यहाँ पे बताना है तो मैं नीचे बता दूंगा इसका ब्रैकेट के अंदर कि भैया क्या क्या कौन कौन से एसेट थे, बताना कौन कौन से थे भाई। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, और डेटर या बैड बुक डेट्स है ना। बताना भाई स्टॉक की बुक्स में वैल्यू क्या थी? स्टॉक की वैल्यू थी अपनी बुक्स में 36,000। 36,000 को 120% पर लाओ। 43,200 कैसे आया? 36,000 का 120%। मैं तो लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपके काम आ जाए। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितने मिले भाई? 1,65,000। इसके बाद बुक डेट्स कितने के थे? बुक डेट्स कितने के थे? 60 के। 12,000 तो डूब गए, तो कितने मिले होंगे? 48,000, यस और नो? अरे यस और नो भाई। अब पता ना कौन सा सेट का कार्यक्रम रह गया। सर लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, फर्नीचर का हो गया, इन्वेस्टमेंट में बचा है अभी। इन्वेस्टमेंट सर कौन ले गया? अच्छा, अभी तक तो पढ़ा नहीं अपन इन्वेस्टमेंट का अभी तक नहीं पढ़ा। अभी तक तो देखो स्टॉक का कार्यक्रम हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का हुआ है, ठीक है, और आपके एक फर्नीचर का कार्यक्रम हो गया। अभी दो बचे हैं अपने, प्लांट एंड मशीनरी और एक इन्वेस्टमेंट। दो बचे हैं, अभी तक दो बचे हैं सर। यस और नो? ठीक है, चलो। तो एक बार ये बाय बैंक, तो अब एक बार बाकी बचे हुए एसेट्स का देखना क्या कार्यक्रम है। इन्वेस्टमेंट तो अमित लेके जा रहा है, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी को ये लोन वोन के बदले में लेके जा रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कुल मिला के एसेट से टोटल पैसा कितना आया मेरे पास में, बताओ टोटल बताओ। 2 लाख। ठीक है ना, क्योंकि बाकी एसेट का तो मिलने वाला नहीं है, वो एसेट कोई ना कोई पार्टनर लेके जा रहा है, कोई ना कोई लोन चूक रहा है उससे, ठीक है, ये सर नो, यही हो गया ना। अब चलो बैंक के डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? असेट्स रियलाइज्ड। कितना है? 2,02,000। यहाँ तक सेट एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब दो असेट्स का कार्यक्रम और बचा है, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, उसका आप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं एकदम अपन। चलो, इन्वेस्टमेंट का बताओ, देखिए कार्यक्रम क्या बचा। सर अमित लेके जा रहा है 15% के कम वैल्यू करके। अमित लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट को 15% कम वैल्यू करके, तो इसका नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय, तो सबसे पहले बताओ बुक वैल्यू क्या थी? 15,000। 15% लेस कर दो। 15,000 का 15% कितना होता है भाई? तो बताओ भैया एग्रीड वैल्यू क्या आ गई? 12,750। आई होप समझ में आ गया होगा। एंट्री इसकी होगी या इसकी भी नहीं होगी? इसकी कब नहीं होती? अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाला इसको ले जाता। हेलो, यहाँ पे तो कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो एंट्री तो होगी। क्या एंट्री होगी? अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या टू रियलाइजेशन? टू रियलाइजेशन। आ जाओ रियलाइजेशन में, आ जाओ फटाफट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय अमित कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट्स। 12,750।
और यही सेम एंट्री कहाँ पोस्ट कर देंगे? अमित के कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 12,750। सेट है यहाँ तक? अरे बोलो, पक्की बात? अब सिर्फ एक बचा है सेट, कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी। आ जाओ उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, देखना प्लीज। बोले फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी, अरे सर क्या हुआ, क्या हुआ सर? बुक लाए आप तो? फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश। क्या मतलब हुआ? किसके लिए? आधे लोन के लिए प्लांट एंड मशीनरी उठा ली पूरी और कैश और ले गया। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है लेके गया लोन के बदले में, उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। होनी चाहिए ना यार, असेट लेके जा रहा है। सर ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसको भी रियलाइजेशन में डाल दिया था, असेट को भी रियलाइजेशन में डाल दिया था। अब असेट अगर मान लो कोई लाइबिलिटी वाला लेके जा रहा है पेमेंट के लिए, तो उसकी कोई एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। करनी है तो कर लो, रिलेशन डेबिट टू रिलेशन। कोई सेंस ही नहीं इस बात का। अगर डी पार्टनर होता तो अलग बात है, बाकी तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बट जो पेमेंट किया है अपन ने 7,500, उसकी तो एंट्री होगी। अब यहाँ तो लिखा तो कैश है, पर कैश तो है ही नहीं होने पास, तो वो तो बैंक से कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी? पक्का? श्योर? कंफर्म एकदम? क्या हुआ? हाँ, रिमेनिंग अमाउंट का साथ में जोड़ के भी कर सकते हैं, बात सही है। जैसे भाई उसका बाकी बचा हुआ अमाउंट भी बचा है, उसके साथ में जोड़ के कर लेंगे, तो उसका भी एक क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट। आ जाओ। वर्किंग नोट फिफ्थ की हेडिंग क्या लिखूं? अमाउंट पेड टू, या अमाउंट पेड फॉर डीज लोन, या अमाउंट पेड टू डी। ठीक है। वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, पहले तो मुझे बताओ डी का लोन कितना था? 1,20,000। अब आधा आधा बांटना है, तो इसका हाफ हाफ कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे आ गई उसकी हाफ की बुक वैल्यू ना, तो बुक वैल्यू ऑफ डीज लोन 50% ऑफ बुक वैल्यू है ना, 50%। कितनी आ गई? 60,000। अब ये 60,000 रुपये के लिए भाई साहब क्या लेके जा रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर। अब सुनो मेरी बात, कौन बता रहा है इसकी एग्रीड वैल्यू क्या है? जो प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा है ना डी अपने लोन के बदले में, उसकी एग्रीड वैल्यू क्या हुई होगी फिर? नींद में रह लो, एक काम करो। बिल्कुल सही जवाब, 52,500। अरे भाई 60,000 के बदले में सिर्फ कैश 7,500 लिया, इसका मतलब उसने प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू लगाई? 52,500। हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, पर दिमाग तो चल रहा है ना। हेलो,
अगर 60,000 के लोन के बदले में उसने 7,500 ही कैश लिए, बाकी के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी ले गया, मतलब उसने प्लांट एंड मशीनरी क्या वैल्यू लगाई? हालांकि उसी को एंट्री नहीं होगी, बट समझने के लिए, समझ में आ रहा है क्या? हेलो। तो लेस प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू लिख दूं? दी भी नहीं है पर लिख देता हूँ ना क्या जा रहा है, समझ में आ जाएगा आपको। 52,500। तो कैश पेड कितना आ गया? 7,500। यस और नो? अरे आया क्या भाई? पक्की बात? समझ में आया? 60,000 के आधे लोन के बदले में 7,500 कैश में लेके गया, इसका मतलब उसने मेरी प्लांट एंड मशीनरी क्या वैल्यू लगाई? 52,500। ओके, समझ लिया मैंने। अब बताओ रिमेनिंग 50% ऑफ बुक वैल्यू, रिमेनिंग 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 लोन, रिमेनिंग डीज लोन कितना बचा? 60,000। रिमेनिंग लोन के बदले में भाई साहब कितने रुपए मांग रहे हैं अपने से? बोला 10% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको, बाकी अमाउंट तो दे दो यार, दे दो यार मेरे को। तो ठीक है, तो अगला अपने को डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो लेस लिख रहा हूँ 10% डिस्काउंट। 6,000। तो बताना जरा अमाउंट पेड कितना है? यस और नो? आया कि नहीं? अरे बोलो यार, टोटल अमाउंट पेड कितना आएगा फिर? 61,500। चल रहा है क्या बुद्धि? अरे चली कि नहीं चली? चल गई तो इजी में चलाना क्या है। अब बताओ कौन से पार्ट की एंट्री नहीं होगी? सर जो प्लांट एंड मशीन लेके गया ना, आप कितनी वेले पे ले जाओ क्या फर्क पड़ रहा है? असेट भी कम हो गई और लाइबिलिटी भी कम हो गई, इसकी तो कोई एंट्री होने वाली नहीं है। सर क्यों फायदा हुआ ना 7,500 का? वो 45,000 की प्लांट एंड मशीनरी को 52,500 में लेके गया। अरे सर वो फायदा हुआ, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा कैसे? असेट तो उधर डेबिट साइड में खड़ा है 45,000 का, और अपनी क्रेडिटर खड़ी है कितने की? 52,500 की। तो 45,000 के सामान के बदले में 52,500 की लाइबिलिटी कम हो गई, तो ऑटोमेटिक 7,500 रियलाइजेशन में रिकॉर्ड हो गया। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया वो। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, जब भी अपन असेट को बेचते हैं या अपन अपन लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं, अपने को कोई भी फायदा होता है कोई भी नुकसान होता है, लाइबिलिटी को पेमेंट करने में कोई फायदा होता है कोई भी नुकसान होता है, या कोई भी असेट कोई लेके जा रहा है फायदे में नुकसान में, कोई लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहा है फायदे में नुकसान में, सर उसको कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है उस अकाउंट के अंदर। क्लियर है ना? तो इसकी मुझे कोई एंट्री नहीं करनी, एंट्री करनी से अमाउंट पेड की क्या एंट्री हो जाएगी बता दो? क्या एंट्री हो जाएगी बता दो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या डीज लोन अकाउंट डेबिट? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो आ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ फटाफट से। अब देखो मैं टू बैंक तो लिखा हुआ था ही मेरा पहले, मेरा टू बैंक तो मैं लिखा हुआ था ही, तो मैं लिख रहा हूँ डीज लोन। और वर्किंग नोट नंबर कौन सा है मेरा? हाँ, फिफ्थ। 61,500। अभी इसको मैं बैंक में पोस्ट नहीं कर रहा, मैं एक साथ इकट्ठा पोस्ट करूंगा। क्लियर है? लिख दिया आपने? लिख दिया क्या? बोलो। आगे चलते हैं, ये लग रहा है कुछ सी फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। अभी तो जो अपन ने किए थे इलेक्शन वन क्वेश्चन नंबर वन, वो तो ठीक ठाक ही थे, और ये भी इतना हार्ड नहीं है, बट इतना ये तो आना चाहिए एटलीस्ट एग्जाम में। आगे चले। असेट सारे निमट गए, असेट सारे खत्म। पक्की बात? बताना कौन कौन सी लाइबिलिटी बची है, बताना कौन कौन सी लाइबिलिटी बची है। सर देखो, अभी ये प्रोविजन का तो पेमेंट होता ही नहीं है, तो ये तो खत्म है। लोन फ्रॉम डी का कार्यक्रम हो गया, ट्रेड क्रेडिटर हो गया कार्यक्रम इसका, बिल पेबल का भी बता रहा है वो लास्ट लाइन में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का नहीं बताएगा तो कम से कम इतना तो पेमेंट कर देंगे भाई, करना ही पड़ेगा। लाइबिलिटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, यस और नो? तो बिल पेबल का देखते हैं क्या बोल रहा है।
बिल पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च 2022 है। अरे जैसे मान लो 4-5 बिल पेबल होंगे ना, तो उनकी अलग अलग ड्यू डेट होगी, तो उनकी एवरेज ड्यू डेट क्या है? सारे बिल पेबल को अगर एक साथ इकट्ठा पेमेंट करें अपन मान लो, तो कब पेमेंट करना बनता था? 1 महीने के बाद। डिसोल्यूशन कब कर रहे हैं? 31 मार्च, यानी कि आज, अभी। आज 31 मार्च 2022 है क्वेश्चन के हिसाब से। पेमेंट कब करना बनना था? 1 महीने के बाद, मतलब 30 अप्रैल या 1 मई। अपन ने तो पेमेंट आज करेंगे। अब अपन अगर पेमेंट आज करेंगे तो अपन बिल पेबल वालों को बोलेंगे, यार थोड़ा शर्म करो भाई, जो पेमेंट तुम्हें 1 महीने बाद देना था हमारे को, वो हम तुम्हें आज दे रहे हैं, तो कुछ तो डिस्काउंट दो। तो उन्होंने बोला यार ठीक है, रो मत, कितना डिस्काउंट ले लो आप मुझसे। 6% या 6% पर एनम। पर एनम लिखा है भाई साहब, मतलब 6% इंटू 1/12। 1 महीने का ही तो फायदा मिलेगा। कितना पेमेंट था बिल पेबल का? कितना था? 12,000। तो 12,000 का 6% के हिसाब से 1 महीने का कितना डिस्काउंट मिलता है? 60 रुपए। तो इसका मतलब अपन ने कितना पेमेंट किया? 11,940। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बोलो। बना लो, इसका भी नोट बना लो। देखो ये नोट से तुम चिढ़ो मत, ये तुम्हारे एग्जाम में रिवीजन करते टाइम में बहुत काम आएंगे। 6th, अमाउंट पेड टू बिल्स पेएबल। अमाउंट ड्यू कितना था? 12,000 लेस डिस्काउंट कितना दिया? बोले 12,000, 6%, 1/12, 1 महीने का तो मिलेगा ये 60 रुपये। और ये माइनस किया तो अमाउंट पेड कितना निकल के बाहर आ गया? 11,940। ओके, क्लियर? अरे क्लियर क्या? तो अल्टीमेटली एंट्री बताओ, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक? और ये 60 रुपए को एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अपन ने टू बैंक तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे। हेलो, टू बैंक तो लिखा हुआ ही है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बिल पेबल। और वर्किंग नोट नंबर कौन सा रेफर करूँ? 6th रेफर कर देना भाई। 11,940। अब कोई बची क्या लाइबिलिटी? अरे बची है क्या? आउटस्टैंडिंग बची है ना वो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्या एंट्री होगी? वही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ टोटल बैंक से कितना पैसा गया, बताइए भैया। 18,000, चलाओ अपना कैलकुलेटर भाई। 18,000 प्लस 61,500 प्लस 11,940 प्लस 7,500, 98,940। श्योर? क्लियर? नहीं नहीं, हमने एक्सपेंस का अलग कर दिया, हमने उसको बैंक में पहले ही पोस्ट कर दिया था, हमने लाइबिलिटीज का अलग रखा है बस। तो अब हम जा रहे हैं बैंक में। बैंक में जा रहे हैं, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, बाय रियलाइजेशन, सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड। सन्ड्री मतलब ओवरऑल 98,940। यस और नो? यही है ना? पक्की? कुछ बचा है क्या अभी? कोई एसेट, कोई लाइबिलिटी, कुछ बचा है क्या? क्या करें बताओ? रियलाइजेशन क्लोज करो, बताओ बताओ। डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। कितना आ रहा है? 4,56,600।
4,56,600। गेन कितना आ रहा है भाइयों और बहनों? 23,160। ओके, तो बंटवा दो फटाफट। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? अमित, सुमित और कुमार। हाँ जी, कितना कितना आ रहा है? 9,264, 9,264, 4,632, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? अब चलेंगे कहां पे इसको पोस्ट करने? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन। क्लियर है क्या यहाँ तक भाइयों और बहनों? क्लियर? पक्की? मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ये फिर भी लगा कि हाँ यार अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में जो मैंने करा था ना इलिसियम वन और पैकोशियम वन, वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम डे पे जाओ ना आप, तो वो क्या करोगे, ये फिर भी देखने वाला एक क्वेश्चन है। और वो भी एक आध बार इसको देख लोगे तो लगेगा हाँ ये तो आता है, क्या है, इजी है क्यों। चलो टोटल लगवाओ फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड की टोटल लगवाइए। हाँ, 92,000। अच्छा, इसका डेबिट साइड है बड़ा, 44,550। हाँ, कुमार का लोन बाकी है। कुमार का लोन का पेमेंट बाकी है, करेंगे ना अभी तो। अभी पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट थोड़ा ना किया है, अभी तो एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करी ना ब्रो। पार्टनर के लोन, पार्टनर के कैपिटल को पेमेंट करने से पहले कुमार का लोन चुका देंगे। अभी चुका दूंगा सर, अभी तो मैं बस टोटल लगा रहा हूँ यहाँ पे। 89,064, यहाँ तक सही है क्या? टोटल लगा दिया अपन ने। अब पहले अपन पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे भाई, पहले पेमेंट हिस्सा करेंगे पार्टनर के लोन का। अब आ जाओ, चलो पार्टनर के लोन में चलो फटाफट। ये पार्टनर के लोन में आ गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ था ही, पेमेंट करना पड़ेगा इसको। तो टू बैंक, ये तो वैसे भी रियलाइजेशन में दी जाएगा क्योंकि इसको तो मैंने ट्रांसफर ही नहीं किया, तो इसकी पोस्टिंग थोड़ा ना रियलाइजेशन में होगी भाई। कुमार का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं हम तो यहाँ पे। 15,000 क्लोज हो गया ये। बैंक में लिख दो बाय कुमार्स लोन, बैंक में लिख दो बाय कुमार्स लोन। 15,000। अच्छा, आप कुमार के लोन को अगर मान लो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते तो फिर रियलाइजेशन टू बैंक करनी पड़ती है एंट्री, मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस तो फिर भी सेम ही आएगा। यस और नो? चलो, अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में वापस से। अब बताओ जी, किसको पेमेंट देना है और किससे लेना है? अमित और सुमित को तो पेमेंट देना है क्योंकि क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है। तो बताना भाई, अमित और सुमित को कितना पेमेंट देना पड़ेगा? डिफरेंस आ रहा है ना क्रेडिट डेबिट साइड पे, 79,314। हाँ हाँ, 314, 14, ओके। सुमित बताइए। अच्छा सेम 89,064 का पेमेंट देना पड़ेगा, और हमारे को कुमार से पेमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हम पैसा मांगते हैं उससे। कितना? 27,618, ये लेना है भैया कुमार से। हेलो, सेम आ रहा है? समझ में आया क्या? अब इस इन दोनों एंट्रीज को कर दो भैया कहाँ पे, बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। चलो आ जाओ, लिख लिया क्या सबने यहाँ तक?
लिख लिया आप लोगों सबने? चलो बैंक में आ जाओ। तो बैंक में डेबिट साइड तो क्या लिखूंगा, टू कुमार्स कैपिटल, 618। और यहाँ पे पैसा लेंगे हम तो किन किन से लेना था, अमित से, अरे हाँ सॉरी देना था ना, तो बाय अमित कैपिटल 79,314, और बाय सुमित कैपिटल 89,064। अब देखे करो देखे मैच हो रही है क्या? कितनी आ रही, 2 लाख। ये क्लोज, समझ आया? बढ़िया था ना क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में क्या था कि वो एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे थे, जिससे कि आपके दिमाग खुलेगा। तो इसको एलडीआर मार्क कर लेना, एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले देखने वाला क्वेश्चन तो ये है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये होता है अपना टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट। कौन सा था टॉपिक नंबर 1? कम ऑन, टॉपिक नंबर 1 था अपने नॉर्मल या सिंपल डिसोल्यूशन, जो बिना किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हुए हुआ था। मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं था, बट फिर भी पार्टनर से अपनी खुद की आपसी सहमति से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया था। तो टॉपिक नंबर 1 के अपन ने करें, यहाँ लिख लिख भी लेना आप अपनी कॉपी में। टॉपिक नंबर 1 के करें, एक तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और एक इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये 3 क्वेश्चन अपने टॉपिक नंबर 1 के हैं।